आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। हमने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद और उसी के संबंध में आज हम पढ़ेंगे कि उसी के साथ उपनिवेशवाद में या औपनिवेशिक राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद कैसे देखने को मिला। उसमें शामिल है हमारा भारत देश। औपनिवेश का क्या मीनिंग होता है, यानी कि वो राष्ट्र जो शक्तिशाली हैं वो अपनी शक्ति के बल पर उन निर्बल राष्ट्रों की शक्ति का या उनके संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो एक शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल पर अपना अधिकार कैसे कर लेता है, वही उपनिवेशवाद का मीनिंग है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र जो संसाधन जिसके पास बहुत अधिक है, शक्ति है, और वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी दुर्बल या कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार कर लेता है शक्ति के बल पर, बल के प्रयोग पर। तो यही हमारे भारत देश के साथ भी हुआ। आपको पता है कि हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से एक राष्ट्रवाद की शुरुआत की, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएं, इस पर थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी देख लेते हैं कि कब से यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय कंट्री थी, वो कैसे हमारे भारत में आई और उन्होंने किस तरह से अपने पांव यहाँ पर जमाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ये हम पढ़ रहे हैं बहुत समय से, यानी छोटी क्लासेस की बुक से हम पढ़ रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था। उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। और वास्को डी गामा जो था वो था पुर्तगाली, यानी सबसे पहले भारत में आए व्यापारी के रूप में पुर्तगाली, जिसमें उन्होंने यहाँ आकर धीरे धीरे व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। जब मार्ग की खोज हो गई तो व्यापारी बनकर आ गए, व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हॉलैंड के डच आ गए, इंग्लैंड वासी आ गए, फिर फ्रांसीसी आ गए, यानी कि इस तरह से धीरे धीरे कई यूरोपीय राष्ट्र भारत में आ गए और उन्होंने यहाँ अपनी कंपनियां स्थापित कर ली, व्यापार करना शुरू किया और बाद में भारतीयों का शोषण करने लगे। तो इसी क्रम में भारत में जो मुख्य कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की थी, और इसने 1600 ईस्वी में अपने पांव भारत में रखे और धीरे धीरे वहाँ की महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ, उसने इस कंपनी को अधिकार दे दिया व्यापार करने का 15 सालों तक कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे इनके हित बढ़ते गए, स्वार्थ बढ़ते गए और इन्होंने शोषण की नीति है वो शुरू कर दी। कहाँ से शुरुआत हुई कि 1600 से लेकर 1757 तक तो ये क्या करते रहे, अपनी व्यापारी कोठियां, कारखाने स्थापित करते रहे। लेकिन एक घटना देखने को मिलती है 1757 में, वो है प्लासी का युद्ध। ये बंगाल का महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ। क्योंकि बंगाल जो था वो एक संपन्न क्षेत्र था, धनिक क्षेत्र था, और इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को मिल गया पूरा का पूरा बंगाल, यानी बंगाल पर पूर्ण रूप से अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये हम वो चर्चा पढ़ रहे हैं, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये वो चर्चा है जहाँ से हमें इन टॉपिक्स को पढ़ने में मदद मिलेगी, यानी कि ये पृष्ठभूमि तैयार होती है इनके पढ़ने की। तो इसीलिए एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, जरूरी है, क्योंकि 1757 में वो बदलाव दिखा कि भारत में अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने पांव जमाए, बंगाल पर अधिकार कर लिया और वहाँ के राजा सिराजुद्दौला को हरा दिया। आपको ये पता है कि भारत में रियासतें थी, राजाओं का शासन था। तो ये यहाँ 57 में की घटना हुई और 1757 के बाद अब जो ब्रिटिश शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, या फिर इंग्लैंड की महारानी का हस्तक्षेप, राजाओं का हस्तक्षेप यहाँ अधिक बढ़ गया। और इसी के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हमने हर क्लास में पढ़ी है कि 1857 का विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार का, उनकी नीतियों का विरोध किया, लेकिन पूर्णतया ये सफल नहीं हो पाई। इसके बाद कई अलग छोटे छोटे विद्रोह देखने को मिलते हैं, जिसमें किसान आंदोलन है, जन आंदोलन है। और इसमें इसी के साथ साथ 1757 की क्रांति के पश्चात का जो टाइम पीरियड आता है वो है 1885 का,
जब भारतीयों में जागरूकता देखने को मिलती है और शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन बना और इस संगठन ने भारतीयों के बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे वर्ग को एकजुट कर लिया और ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये जो गुट था, ये सारे के सारे थे उदारवादी, यानी कि इनकी नीतियां ये थी। अब आप याद कीजिए उदारवादी शब्द से कि हमने जब पाठ शुरू किया था, पहला पाठ जब हमने फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ा था, यूरोप में हमने राष्ट्रवाद पढ़ा और उसमें ये शब्द पढ़ा था कि उदारवादियों का शुरू में योगदान रहा, प्रारंभ में योगदान रहा, क्योंकि ये चाहते थे कि जो प्रतिबंध सरकारों ने लगाए हैं उसके विरोधी थे, एकजुट हुए, इन्होंने संस्थाएं बनाई। तो वही भारत में देखने को मिला कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑक्टेवियम ह्यूम के प्रयासों से भारत में हो गई और इसमें वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो पढ़े लिखे वर्ग थे जो उदारवादी विचारों के थे, जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी थे, अलग अलग उनकी नीतियां थी। तो इसी क्रम में आगे 1885 से लेकर के 1905 तक का काल कहलाता है उदारवादी काल, जब ये ब्रिटिश सरकार के समर्थक लोगों का एक ग्रुप था। उसी के साथ साथ 1905 से लेकर के 1919 का जो टाइम पीरियड आता है वो कहलाता है नव राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे इस पाठ में कि राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ। इसी कड़ी में 1919 के बाद अब हम यहाँ लिए चलते हैं आपको कि हमें इस पाठ में पढ़ना है भारत के राष्ट्रवाद में प्रथम विश्व युद्ध, जो कि हुआ 1914 से लेकर 1918। अब हम पीछे के चैप्टर में थोड़ा सा हमने जो जिक्र किया था उसको याद कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसकी शुरुआत आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा कि बोस्निया के जो स्लाव थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी और उसी से शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध की 1914 में। और कई राष्ट्र जो हैं इसमें शामिल हो गए, जिसमें से इंग्लैंड भी एक देश था। अब हम ये कर लेते हैं कि जिक्र कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि किन दो गुटों में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो दो गुट बने, यूरोप महाद्वीप के दो गुट बन गए, जिसमें एक ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये राष्ट्र इसमें शामिल थे, इटली, और दूसरा जो ग्रुप था उसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, ये राष्ट्र हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद फ्रांस, इसके बाद एक रूस भी, यानी ये बड़े राष्ट्र थे। ये दो ग्रुप बन गए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिसमें एक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली का ग्रुप था और एक इटली, फ्रांस, रूस और अन्य कई यूरोप के जो कंट्रीज थी इनका ग्रुप था। यहाँ युद्ध की शुरुआत हुई और इस युद्ध का असर देखने को मिला भारत में। इसका कारण क्या था कि कुछ उदारवादी जो चाहते थे कि अंग्रेजों का सहयोग हो, ब्रिटिश जो सरकार है उसका सहयोग किया जाए, इंग्लैंड का सहयोग किया जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने कहा कि यदि आप युद्ध में साथ दोगे हमारा तो हम क्या करेंगे, इस युद्ध के पश्चात आपको स्वशासन दे देंगे, यानी स्वतंत्रता दे देंगे, आपके स्वयं का शासन दे देंगे। इस बात की घोषणा इंग्लैंड ने कर दी भारत में। अब भारत के जो उदारवादी ग्रुप के लोग थे उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का इस बात को लेकर सहयोग कर दिया, जिसके साथ साथ उन्होंने सेना जो थी उन लोगों सैनिकों की भी भर्ती की और धन भी दिया। उसके साथ साथ जो सहयोग था उनकी सेनाओं की मदद करना, वो सभी काम जो है वो भारतीयों ने, उदारवादी ग्रुप ने अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए किया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, युद्ध हो गया, युद्ध में जो निर्णय हुआ उसके बाद भारत में इसका क्या असर देखने को मिला, उस पर हम चर्चा करते हैं। कि जैसे ही युद्ध हुआ इसका नुकसान ये हुआ कि भारत में जबरन सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा कि हमें सेना की अधिक आवश्यकता थी और उन सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए गांव से पकड़ पकड़ के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें अपनी सेना बढ़ानी थी। इसके साथ साथ
उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। तो किसानों को भी बहुत आर्थिक नुकसान हुआ, उनकी खेती तो युद्ध से वैसे ही बर्बाद हुई, नुकसान था, अकाल भी पड़ा और इसकी भरपाई वे कर नहीं पाए और बदले में क्या हुआ कि उनको अधिक टैक्स चुकाना पड़ा, अधिक कर देना पड़ा। इसी के साथ साथ जो उद्योग धंधे थे वो भी चौपट हो गए, क्योंकि अब बाहर की कंपनी आ गई और जो बाहर की कंपनी आ गई तो भारत का जो लोकल उद्योग था वो सारा का सारा ठप हो गया। तो भारतीयों को उद्योग व्यापारी जो थे, उद्योगपति थे, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। ये इसका प्रभाव जो है वो भारत में देखने को मिला। इसके साथ साथ प्लेग जैसी महामारी यहाँ फैल गई, लोगों में भुखमरी आ गई, गरीबी जो है वो बढ़ गई। ये सभी परिणाम जो हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिले। इसका असर जो है वो भारत पर हुआ। अब इसी के साथ साथ एक और नाम आता है कि जब ये युद्ध हुआ, अब इसमें गांधी जी जैसे कई नेता उभर कर सामने आए जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत की। महात्मा गांधी से हम सभी परिचित हैं, उनके नाम से, उनके जीवन परिचय से। अब हम उन्होंने भारत में किस तरह आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें थोड़ा सा उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि वो कहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपने सत्याग्रह की जो शुरुआत की वो की थी दक्षिण अफ्रीका से। आपको पता है कि वो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर उन्होंने वकालत की और वहाँ गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव हो रहा था उन भेदभावों को लेकर उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति आग्रह करना, यानी सत्य पर चलकर अहिंसा का पालन करना। यानी उन्होंने कहा कि सत्याग्रह जो है उसमें बड़ी ताकत है और उसके सहारे कोई भी कार्य जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने इस सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया दक्षिण अफ्रीका में और वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। और भारत लौट करके उन्होंने देखा भारत की दशा और सबसे पहले भारत में उन्होंने अपने इसका प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग किया उन्होंने चंपारण में। यानी कि चंपारण में किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था और वहाँ पर वो किसान जो थे वो उन्होंने विद्रोह किया और उनका जो साथ है वो दिया महात्मा गांधी ने। यानी कि अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं महात्मा गांधी पर कि वो, ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि ये हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं कि 1915 में वो भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने 1917 में चंपारण का किसान आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और उसके बाद उन्होंने खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में था वहाँ उन्होंने भाग लिया। और इसी के साथ साथ एक नाम और आता है अहमदाबाद के मिल मजदूर जो थे, वहाँ बोनस को लेकर लड़ाई थी। अहमदाबाद में उन्होंने अहमदाबाद के जन आंदोलन में उन्होंने सहयोग दिया। अब ये तो था चंपारण बिहार में और यहाँ नील की खेती को लेकर किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, नील की खेती करनी कंपलसरी थी। तो इस के विरोध में वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया जिसमें सहयोग दिया गांधी जी ने और इन्होंने सत्य का प्रयोग सबसे पहले यहाँ किया। उसके बाद आता है खेड़ा जो गुजरात में, और यहाँ भी किसानों की जो समस्याएं थी उसको लेकर के यहाँ इन्होंने आंदोलन में साथ दिया। और उसके बाद एक आता है अहमदाबाद के मिल मजदूरों की, यानी कि एक फैक्ट्री थी जिसमें प्लेग जैसी महामारी फैलने के ऊपर बोनस दिया जाता था और उस बोनस को लेकर विवाद था। तो वहाँ गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया और उन्हें बोनस जो है वो दिलवाया। ये 3 छोटे छोटे विद्रोह थे जो गांधी जी ने जिसमें सहयोग दिया। और उसके बाद उनका आता है बड़ा आंदोलन जिसका नाम आता है असहयोग आंदोलन। अब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से उन्होंने कार्य इसमें किए, असहयोग आंदोलन से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे उन्हें ये आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा, या लोग या जो भारतवासी थे वो एकजुट होकर
इस आंदोलन में शामिल हुए। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।